हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। हम लोगों की जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसमें हम मार्च 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 1 है। अगर आप लोग यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी रिसेंट में 2024 में, तो उस केस में ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हम लोग का पैटर्न बेसिकली क्या रहेगा, इसमें हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं और करंट अफेयर के साथ जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है उस करंट अफेयर से रिलेटेड वो साथ साथ कवर कर रहे हैं। एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछता है, ना कि डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछता है। ठीक है, तो हमारा अप्रोच वही रहेगा जो हमने पहले 2 जनवरी और फरवरी मंथ की करंट अफेयर कवर किए वैसे ही। अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है पढ़ाने की, तो उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब पे आप मेरी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास है। और दूसरा, आपको जो मैंने पहले भी बताया है कि आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, अपने शॉर्ट व क्रिस्पी नोट्स बनाइए, वो आपको बार बार रिवीजन में हेल्प करेंगे। विदाउट रिवीजन किसी भी चीज़ को करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं मार्च 2023 की करंट अफेयर। जो हमारी पहली न्यूज़ है वो रिलेटेड है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो से रिलेटेड। ये इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो हुआ है अभी रिसेंटली कोलकाता में। तो एक इन्फॉर्मेशन तो यही है जो आपके लिए काम की है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एम किया है दैट इट विल डबल द सी फूड एक्सपोर्ट बाय 2025। तो 2025 तक हम सी फूड एक्सपोर्ट को डबल कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। इस डबलिंग में हेल्प कौन करेगा? मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये MPEDA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैराइन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में डील करती है इंडिया में। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी जो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो जीरो इमिशन का टारगेट है, जीरो इमिशन का जो हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कार्बन न्यूट्रल का, वो है 2070। और जो इंडियन रेलवे है उनका जीरो इमिशन का टारगेट है वो है 2030। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ होती है, उसको एलिमिनेट करने का टारगेट है हमारा 2047। और टीबी को एलिमिनेट करने का इंडिया का टारगेट है 2025। तो ये सारे भी आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन से रिलेटेड। तो एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जो है ये किन 2 देश के बीच में होती है? इंडिया और जापान के बीच में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जापान से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे जो जापान से रिलेटेड होगी। जापान एक आइलैंड कंट्री है, एज यू ऑल नो। आइलैंड मतलब एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको आइलैंड बोलते हैं। तो जापान एक आइलैंड कंट्री है, लेकिन मेन 4 आइलैंड से मिलके ये बनी हुई है। उन 4 आइलैंड्स के नाम आपको पता होना चाहिए। पहला आइलैंड है होकाइडो, सेकंड इज होन्शु, शिकोकू और कुसु। ये 4 आइलैंड है जिनसे मिलके जापान बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज के बारे में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज है किन 2 कंट्रीज़ के बीच में हुई है। जनरली आपको प्लेस भी मिलेगा एक्सरसाइज का, लेकिन प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि एक्सरसाइज किन 2 कंट्रीज़ के बीच में हुई है। लेकिन यहाँ पे जो प्लेस है बेलगांव, वो किसी और चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बेलगांव एक ऐसा प्लेस है जिसमें कर्नाटका और महाराष्ट्र को लेकर आपस में डिस्प्यूट चला हुआ है। महाराष्ट्र बोलता है कि बेलगांव हमारा पार्ट है और कर्नाटका बोलता है बेलगांव जो है वो हमारा पार्ट है। बेलगांव मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। 1924 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो महात्मा गांधी बने थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने? तो एक ही बार बने थे। कौन से सेशन में बने? 2024 के सेशन में बने थे। ठीक है, और वो सेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था, जो कि कर्नाटका में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एज यू ऑल नो 1885 में बनी थी और हर साल उसका एक एनुअल सेशन होता था। सो उस एनुअल सेशन में कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता था। तो 1924 के सेशन में प्रेसिडेंट जो थे वो महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी INC के प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार ही बने थे। ठीक है, तो इसलिए भी बेलगांव इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी न्यूज़ थी जो हमने इस आर्टिकल में कवर करी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अनेबल्ड कर दिया है UPI लाइट को। तो हमारे लिए पेटीएम पेमेंट बैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है UPI लाइट।
यूपीआई लाइट यूपीआई का एक नया वर्जन है। यूपीआई हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यूपीआई भीम ऐप ये सब कुछ हम, एनपीसीआई भी हम कवर कर चुके हैं पहले वाले करंट अफेयर्स में। तो आज हम कवर करेंगे यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक वॉलेट सिस्टम है और इस वॉलेट में आप एक बार में 200 रुपये की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है जो यूपीआई लाइट यूज़ करके आप कर सकते हो। लेकिन यूपीआई वॉलेट में अगर आपको पैसे डालने हैं तो एक बार में आप 2000 रुपये डाल सकते हो मैक्सिमम, और एक दिन में ये 2000 रुपये आप 2 बार डाल सकते हो। टोटल 4000 रुपये मैक्सिमम आप यूपीआई वॉलेट में डाल सकते हो एक दिन में। ये एक दिन की लिमिट है, ये एक बार की लिमिट है, और ये 200 रुपये एक बार की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई लाइट से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यूपीआई लाइट के बारे में ध्यान रखना है। बाकी एनपीसीआई के बारे में हम पहले कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी वो एक रिपोर्ट से, एक इंडेक्स से रिलेटेड है। बहुत सारे इंडेक्स हम कवर करेंगे, बहुत सारे इंडेक्स रिलीज होते हैं, रिपोर्ट रिलीज होती हैं हर साल, लेकिन उनमें से जो सेलेक्टिव होंगे हम वही कवर करेंगे। अब ये इंडेक्स है सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। ये किसने दिया है? ये दिया है ओईसीडी ने। अब ये ओईसीडी क्या है, ये हम पहले के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि ओईसीडी क्या है। तो बस इतना आप ध्यान रखना, ओईसीडी का हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है, और इंडिया जो है वो ओईसीडी का मेंबर नहीं है। इंडिया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर नहीं है, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ओईसीडी है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओपेक का हेडक्वार्टर है वीना में, और वीना जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल, ऑस्ट्रिया जो है यूरोपियन कंट्री है, आपको ये ध्यान रखना है। ओपेक के बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कभी ओपेक का कोई आर्टिकल आया तब इसको कवर करेंगे। तो इंडिया ओपेक का मेंबर भी नहीं है, इंडिया जो है वो ओईसीडी का मेंबर भी नहीं है। और इंडिया हमने पहले कवर किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका मेंबर भी नहीं है। आईसीसी एक क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन है, और एक आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है, द हेग नाम के एक प्लेस है नीदरलैंड में, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो इंडिया आईसीसी का मेंबर भी नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब जो हमारा इंडेक्स है STRI सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, ये किसने दिया है? ओईसीडी ने दिया है। हमारे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। रैंक क्या थी इंडिया की वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स या फिर रिपोर्ट होंगी जहाँ पे आपको रैंक ध्यान रखना है, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी बाकी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है, ए बाई पार्टीजन रिजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द US Senate टू रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब यूएस की सेनेट जो है अपर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा अपर हाउस है, ठीक है, वैसे ही वहाँ पे सेनेट जो है वो अपर हाउस है। वहाँ पे एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाए। दैट मीन्स इससे हमें समझ में आता है कि यूएस से अभी तक अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं मानता। उनके अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश चाइना और इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है। अब तो इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन बाउंड्री है जो इंडिया और चाइना के बीच में है। अब ये मैकमोहन लाइन के अकॉर्डिंग चाइना ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका टेरिटरी है, और इंडिया ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारी टेरिटरी है। लेकिन यूएस ने अभी एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसके अकॉर्डिंग वो ये बात मान रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो मैकमोहन लाइन के बारे में ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि किस कंट्री की सेनेट में या किस कंट्री की पार्लियामेंट में ये इंट्रोड्यूस हुआ है कि इंडिया जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस आर्टिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कूनो नेशनल पार्क से। कूनो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये। अब ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है ये हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, इसको आप खुद कवर कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि ये कूनो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में अभी हमने रिसेंटली किया था, वहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, अब जो ये कूनो नेशनल पार्क है ये किस लिए न्यूज में है? यहाँ पे चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लगाया गया है। चीता जो है वो इंडिया से
एक्सटिंक्ट हो गया था 1953 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद से दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया गया है चीता इंडिया में। तो कहाँ से लेके आया गया है? वो दो जगह से लेके आया गया है। एक प्लेस है नामीबिया और एक है साउथ अफ्रीका। ये दोनों अफ्रीकन कंट्री हैं, नामीबिया भी और साउथ अफ्रीका भी। वहाँ से चीते को री इंट्रोड्यूस किया गया है कूनो नेशनल पार्क में। टोटल 20 री इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है, जिनमें से 8 पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे और 12 अभी बाद में री इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ी जो करंट न्यूज़ में था कूनो नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फर्स्ट एवर G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। ये मीटिंग हुई है खजुराहो में, इंडिया में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, क्योंकि G20 की बहुत सारी समिट हुई है, बहुत सारी मीटिंग हुई है इंडिया में अलग अलग प्लेसेस पे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी वो हम किसी न किसी लेक्चर में कवर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें खजुराहो इंडिया के बारे में जानना है। खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल हैं और ये टेम्पल काफ़ी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, इसके लिए आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने कवर किया था कि इंडिया में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देता है यूनेस्को। तो उनमें 42 में से एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो खजुराहो के टेम्पल्स हैं। ये खजुराहो के टेम्पल्स हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और किसने बनवाए थे? तो ये चंदेलाज नाम की एक डायनेस्टी थी, एक रूलर थे चंदेला नाम के, तो उन्होंने ये बनवाए थे। तो आपको ध्यान रखना है खजुराहो टेम्पल्स जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और चंदेला डायनेस्टी ने ये बनवाए थे। MP के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया हुआ है, यूनेस्को ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस न्यूज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसका नाम है ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है नहीं, पूछी नहीं गई है कभी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का मतलब मेरा मतलब है PCS या फिर UPSC से रिलेटेड। किसी PCS एग्जाम में नहीं पूछी है, UPSC ने नहीं पूछी है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड। तो ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है और उधर से इजराइल और गाजा के बीच में वॉर चल रहा है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट वॉर्स चल रहे हैं, तो उनकी वजह से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ न्यूज़ में है। तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ नाम का जो ये कंसेप्ट था, ये सबसे पहले 1998 में रोम स्टैच्यू से इंट्रोड्यूस किया गया था। ये रोम स्टैच्यू से बना क्या था? इस रोम स्टैच्यू से बना था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो हमने कुछ स्लाइड पहले भी पढ़ी थी। इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ जो हैं, जो भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं या पर्सन है कोई, अगर वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ करता है तो उसके अगेंस्ट में प्रोविज़न है कि उसको पनिश किया जा सकता है। तो अभी इन्होंने एक ऑर्डर निकाला हुआ है व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में, जो रसिया के प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट में, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रोम स्टैच्यू से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, मैं ऑलरेडी कई बार कवर कर चुका हूँ। इसका हेडक्वार्टर भी हम कर चुके हैं कई बार, द हेग नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिलेटेड है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट है इंडिया में कौन से ईयर में आया था? 1954 में आया था। तो इसमें पार्लियामेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंज क्या किए हैं? अगर कोई भी इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिज करता है कोई पर्सन, सपोज 2 पर्सन डिफरेंट फेथ से, डिफरेंट रिलीजन से या डिफरेंट कास्ट से मैरिज करते हैं, तो वो मैरिज के बाद भी अपनी आइडेंटिटी जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं, अपने रिलीजन को मेंटेन कर सकते हैं, उनको कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है और अपनी कास्ट को वो मेंटेन रख सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। तो हमारे लिए एक तो ये ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है हमें कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था। दूसरा, उसमें क्या प्रोविज़न किया गया है अभी, वो प्रोविज़न हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी रिलेटेड है वो है लावनी फोक डांस से। लावनी फोक डांस के बारे में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र से है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है UPSC और किसी भी स्टेट PCS एग्जाम का। सो लावनी फोक डांस महाराष्ट्र से है। और हमने एक और पढ़ा था इससे पहले, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल
ये शायद हमने फैब की जीके में कवर की, फैब के करंट अफेयर में कवर किया था। तो ये भी महाराष्ट्र से था। तो ये दो आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करता है और लावनी फोक डांस जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप एक चीज़ को नोट करोगे कि जब हम करंट अफेयर कर रहे हैं तो पूरे आर्टिकल में से एक या दो चीज़ उठा रहे हैं। तो वो इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जो पूछते हैं वो उनसे ही रिलेटेड पूछते हैं। वो आर्टिकल में क्या क्यों करंट में न्यूज में था इस चीज़ में वो कम ही इंटरेस्टेड होते हैं, वो उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज़्यादा कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की। इंडियन एयरफोर्स ने एक इंडिजिनस डेटा लिंक कम्युनिकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है वायु लिंक। अब ये वायु लिंक कैसे काम करेगा, हम लोगों का एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, उसकी हेल्प से ये वायु लिंक काम करेगा। क्या काम होगा इस वायु लिंक का, ये काम करेगा प्रिवेंट एयरक्राफ्ट कोलिजन। जो एयरक्राफ्ट कोलाइड कर जाते हैं कई बार किसी की मिस्टेक से, तो वो एयरक्राफ्ट कोलिजन को प्रिवेंट करने का काम करेगा ये। ठीक है, तो अब हमारे लिए यहाँ पे कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली तो वायु लिंक आपसे पूछा जा सकता है क्या है, ये एक इंडिजीनियसली डेटा लिंक कम्युनिकेशन है। ठीक है, जिस डेवलप किया है इंडियन एयरफोर्स ने। क्या काम आएगा, ये प्रिवेंट करेगा एयरक्राफ्ट कोलिजन्स को, प्रोवाइड बेटर कॉम्बैट टीमिंग एंड हेल्प प्लान रियल टाइम बेसिस पे। बेसिकली हमारे एयरफोर्स को ये हेल्प करेगा मल्टीपल डायमेंशंस में। नाउ ये वायु लिंक कैसे काम करेगा, उसके लिए ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को यूज करेगा जिसका नाम है नेविक। नेविक की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन, NAV का मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स हैं कुछ, तो स्टार के कंपैरिजन में हमने कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। तो वो ग्रुप ऑफ सैटेलाइट इंडियन रीजन में नेविगेशन का काम करते हैं। जैसे हम लोग GPS यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS हम अपने मोबाइल्स में भी यूज करते हैं वो USA का है। तो ऐसे ही इंडिया ने अपना रीजनल बनाया हुआ है जिसका नाम है नेविक, और इसको बोलते हैं हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम का नाम नेविक है। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड के जितने भी नेविगेशन सिस्टम हैं इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। तो USA का तो हमें पता ही लग गया कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS जो है वो USA का है। ऐसे ही एक सिस्टम है GLONASS, GLANASS। ग्लानास जो है वो रसिया का सिस्टम है। ऐसे ही बाइडू नाम का एक सिस्टम है चाइना का, बाइडू चाइना। ऐसे ही एक है गैलीलियो, गैलीलियो जो है वो यूरोप का है। तो ये सारे के सारे ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है जो आपको ध्यान रखने हैं, कौन सा नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, ये तो है वर्ल्ड के इंटरनेशनल नेविगेशन सिस्टम। दो रीजनल नेविगेशन सिस्टम भी हैं, रीजनल जो एक पर्टिकुलर रीजन में काम करते हैं। उनमें से एक तो हो गया नेविक जो इंडिया का है, आपको ध्यान रखना है। नाविक जो है वो इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है। और एक आपको ध्यान रखना है QZSS। ये QZSS जो है ये जापान का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो दो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आपको ध्यान रखने हैं, और चार जो है वो इंटरनेशनल नेविगेशन सिस्टम हमें ध्यान रखने हैं, जिसमें से GPS को तो हम बहुत कॉमनली यूज भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो इंडिया उज्बेकिस्तान से रिलेटेड है। इंडिया उज्बेकिस्तान में एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज की है, दस्तलिक। तो दस्तलिक 2023 किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और इसकी कैपिटल जो है वो ताशकंद। ताशकंद के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में है तेजा वैरायटी। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए तेजा वैरायटी है किस चीज़ की, रेड चिली की वैरायटी है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती है ये इंडिया में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि तेलंगाना जो है 2014 में स्टेट बनने वाला लास्ट स्टेट था इंडिया में। ठीक है, अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेट बना था वो था तेलंगाना, और इसको आंध्र प्रदेश से बाइफरगेट करके बनाया गया था लैंग्वेज के बेस पे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है इस न्यूज़ में से। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिलेटेड है आईसीबीएम से। ये आईसीबीएम क्या होती है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ऐसी मिसाइल जिससे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हिट किया जा सकता है। तो ऐसी एक मिसाइल बनाई है अभी नॉर्थ कोरिया ने, जिसका नाम है हॉसोंग 15। हॉसोंग 15 अगर पूछ लिया जाए कि ये न्यूज़ में था ये क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। किसकी है? नॉर्थ कोरिया की है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करती हुई लाइन का नाम पूछ लेते हैं कि उस लाइन का नाम क्या है। उसका नाम है 38th पैरेलल। 38th पैरेलल जो लाइन है वो सेपरेट करती है नॉर्थ कोरिया को और साउथ कोरिया को। अब ये पैरेलल क्या होती है? पैरेलल हम बोलते हैं लैटिट्यूड को। लैटिट्यूड, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट पढ़ा होगा। लॉन्गिट्यूड, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं बेसिकली एक बात को बता देता हूँ कि ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ पे ईस्ट से वेस्ट जाती हुई कुछ लाइन्स है जिनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और नॉर्थ से साउथ जाती हुई कुछ इमेजिनरी लाइन है ड्रॉ की गई हैं, जो ये पता करने के लिए कि किसी प्लेस की लोकेशन कहाँ पे है। तो नॉर्थ से साउथ तक जाती हुई लाइंस को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट जाती हुई लाइंस को लैटिट्यूड बोलते हैं। तो एक ऐसा ही लैटिट्यूड है 38th लैटिट्यूड, 38 डिग्री बेसिकली। ठीक है, 38, तो लैटिट्यूड को हम पैरेलल भी बोलते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए हम उनको पैरेलल्स बोलते हैं। तो 38th डिग्री जो लैटिट्यूड है इसको हम 38th पैरेलल बोल रहे हैं, वो सेपरेट करता है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट से। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है गोरखपुर हरियाणा में। तो हरियाणा एचसीएस के लिए तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये बाकी पीसीएस और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे लग रहा है? गोरखपुर हरियाणा में लग रहा है। ठीक है, हालांकि मुझे थोड़ा सा डाउट है इस न्यूज़ को लेके, क्योंकि ऑलरेडी नरोरा यूपी में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नरोरा यूपी में, फिर भी इसको नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं? काफ़ी जगह पे इसका कोई एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं मिला, तो आप भी इसको एज इट इज़ याद रख लेना कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो गोरखपुर हरियाणा में आ रहा है। ठीक है, अब इंडिया में बहुत जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड जगह पे, कुछ लिमिटेड जगह पे ही हमारे पास एटॉमिक पावर प्लांट है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वो हमें सारे पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे है। तो एक तो हमारा हो गया नरोरा नाम का एटॉमिक पावर प्लांट है यूपी में, एक हमारा रावत भाटा में है, रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है। देन हमारा है काकरापार जो है वो गुजरात में है। ठीक है, देन उसके बाद है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट स्टेशन जो है वो महाराष्ट्र में है। देन काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो कर्नाटका में है। उसके बाद दो हैं कुंदनकुलम एंड कलपक्कम। ठीक है, थोड़ा सा नाम से भी अगर जा रहे हो तो ये दोनों जो हैं तमिलनाडु में है। तो ये एटॉमिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास ऑलरेडी थे, अब एक और ऐड हो गया है गोरखपुर हरियाणा में। ठीक है, अब जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी बात कर लेते हैं कि केरला में बहुत सारे रिजर्व मिलते हैं थोरियम के। थोरियम को बेसिकली हम यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं और न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो केरला में थोरियम के बहुत ज़्यादा रिजर्व मिलते हैं, और ये कहाँ पे मिलते हैं? केरला में एक टाइप का सैंड पाया जाता है जिसका नाम है मोनाजाइट सैंड। तो मोनाजाइट सैंड में केरला में थोरियम के रिजर्व मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे रिलेटेड है वो सेक्शन 123 से रिलेटेड है। ये सेक्शन 123 किसका है? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट। अब इंडिया में जो इलेक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाए गए हैं। दो आरपीए बेसिकली हम पढ़ते हैं, 1950 का और 1951 का, जिसमें इंडिया में इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो इनको हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे या आप इनको सेल्फ खुद पढ़ सकते हैं। तो अभी करप्ट प्रैक्टिसेस को लेके एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी इंडिविजुअल अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे अगर वो मिसगाइड कर रहा है, वोटर्स को, तो उसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा।
ठीक है, यू हर्ड इट राइट कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसको हम करप्ट प्रैक्टिस नहीं मानेंगे अंडर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के, अगर कोई पर्सन अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे मिसगाइड कर रहा है वोटर्स को तो। ठीक है, तो ये न्यूज में था, तो ये आपको ये दोनों रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, उनमें थोड़ा बहुत डिटेल कि क्या क्या है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी न्यू स्टार्ट ट्रीटी से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सालों से न्यूज़ में चल रही है ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है यूएस और रसिया के बीच में है। अभी रसिया भी इससे पीछे हट रहा है और यूएस से भी इससे पीछे हट रहा है। ये ट्रीटी बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, अराउंड 2010 के अराउंड। तो उस टाइम पे क्या था कि दो बाईपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ यूएसए था और एक तरफ रसिया। तो ये यूएस और रसिया में हमेशा ही आर्म रेस रही है कि कौन कितने ज़्यादा आर्म बनाएगा, कितने ज़्यादा हथियार बनाएगा, वो आर्म रेस इन दोनों के बीच में हमेशा चलती रही है। तो वो आर्म रेस जो है एक डेंजरस मोड ना ले ले, उसके लिए इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, तो आर्म्स रेस के कंट्रोल को लेके है, स्पेशली न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल के लिए। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल के लिए है और ये ट्रीटी यूएसए और रसिया के बीच में है। तो जनरली ये भी नहीं पूछेंगे आपसे कि ये किस चीज़ के लिए है, बस यही पूछेगा एग्जामिनर, ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो न्यूज़ में थी ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो ये यूएसए और रसिया के बीच में है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मुकाब, ये मुकाब क्या है? न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, किसका? सऊदी अरेबिया का। तो सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, एक लार्जेस्ट इनर सिटी बिल्डिंग बना रहा है वर्ल्ड की, जिसका नाम है मुकाब। और ये कहाँ पे बनेगी? ये रियाद में बनेगी। रियाद कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में द मुकाब नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें वो एक बहुत बड़ी इनर सिटी बिल्डिंग बना रहा है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट का आपको ध्यान रखना है। उनका एम ये है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉडर्न डाउनटाउन बनाएंगे, सबसे बड़ा सिटी, सबसे बड़ा शहर बनाएंगे वर्ल्ड का, जो अपने आप में अंदर होगा। ठीक है, इनसाइड बनाएंगे। इनसाइड का मतलब ये है, इनर सिटी जो है, इनर सिटी का मतलब जो इनसाइड बनाएंगे उसका मतलब ये है कि जितनी भी एमिनिटीज चाहिए लाइफ के लिए वो सारी की सारी उस सिटी के विद इन ही अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो ये प्लान है और इसको वो 2030 तक बना रहे हैं। तो हमें ये तो नहीं ध्यान रखना कि वो उसको कब तक बनाएंगे, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है द मुकाब नाम का एक लार्जेस्ट इनर सिटी बिल्डिंग बन रहा है रियाद में, और रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। ठीक है, एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं रियाद से रिलेटेड, रियाद जो है सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, वहाँ पे जीसीसी का हेडक्वार्टर है। ये जीसीसी क्या है? गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। जीसीसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हैं, ओईसीडी पढ़ा है हमने। ठीक है, ओपेक मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, G7 हम लोगों ने कवर किया था। तो ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के 6 मेंबर हैं। इन 6 मेंबर्स के नाम देखो कि क्या क्या नाम है इनके, और जीसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो रियाद में है। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी जो आप जीसीसी के बारे में पढ़ सकते हो पढ़ो, हम इसको कभी और किसी आर्टिकल में कवर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिलेटेड है अल्ट्रा सेट से। अल्ट्रा सेट क्या है? इजराइल का फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि अल्ट्रा सेट क्या है। तो ये इजराइल का फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन है। ठीक है, इसको कहाँ पे लॉन्च करेंगे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। अब ये अलग अलग ऑर्बिट होते हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ से कुछ हाइट पे होता है लो अर्थ ऑर्बिट, उससे ऊपर वाली उससे और ऊपर जाएंगे तो होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और उससे और ऊपर जाएंगे तो होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये हाई अर्थ ऑर्बिट जो होता है ये 2 टाइप का होता है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। तो इन ऑर्बिट्स के बारे में डिटेल में हम फिर कभी कवर करेंगे, सिर्फ अभी आप इतना जान लो कि अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर जैसे भी हम जाते हैं तो एक सर्टेन हाइट तक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, उससे ऊपर होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और उससे ऊपर होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो हाई अर्थ ऑर्बिट में 2 आते हैं, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये जाएगा। हालांकि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन से ऑर्बिट में फिट करेंगे इसको, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अल्ट्रासेट जो है इजराइल का फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन है। लेकिन जो HCS का एग्जाम हुआ था हरियाणा सिविल सर्विसेज का, उसमें उन्होंने ये पूछ लिया था कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है इसकी हाइट क्या होती है। तो इसकी हाइट होती है 35,786 किलोमीटर।
अर्थ के से ऊपर इतने किलोमीटर पे जो है वो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है और वहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। अब ये जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, उसको आप सेल्फ कवर कर लो तब तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी प्रोग्राम या गारंटी अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट फिनटेक कंपनी के लिए था, जो मतलब फाइनेंस में डील करती हैं और टेक्नोलॉजिकल कंपनी है उनके लिए। आरबीआई का ये एक फ्रेमवर्क था जो उनको लॉस से बचाता था, लेकिन उसका मिसयूज़ कर रही हैं अब ये फिनटेक कंपनी, तो इसलिए आरबीआई ने इस अरेंजमेंट को अभी बंद कर दिया है, फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी अरेंजमेंट को। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जामिनर सिर्फ इतना ही पूछेगा कि ये फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी अरेंजमेंट जो है वो किसका है, तो वो आरबीआई का है। किससे रिलेटेड है? फिनटेक कंपनीज को लॉस से बचाने के लिए था ये, ठीक है। अब इसको आरबीआई ने बंद कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल न्यूज़ में है वो है 22nd लॉ कमीशन। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि लॉ कमीशन क्या है। लॉ कमीशन जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब हम लोग दो टाइप की बॉडी पहले पढ़ चुके हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये मैं दोनों ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो तीसरी टाइप की बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो डायरेक्ट जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, वो डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। उसके लिए उनको कोई भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे हमारे यहाँ पे नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में आपने सुना होगा, तो नीति आयोग भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। ये किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बना, ना ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनती हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जिनको एग्जीक्यूटिव क्रिएट करते हैं। एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो वो एक ऑर्डर से एग्जीक्यूटिव बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी ही दूसरी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है नीति आयोग। और आज जो हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कवर करेंगे वो है लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन के बारे में पहली इन्फॉर्मेशन तो आपको यही पता होनी चाहिए कि ये ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। दूसरा, जो पहला लॉ कमीशन आया था हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन, उस फर्स्ट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे एम स्टालवार्ड उसके जो थे चेयरमैन थे फर्स्ट लॉ कमीशन के, ठीक है। और लॉ कमीशन जनरली जो बनाया जाता है वो 3 ईयर के लिए बनाया जाता है। लॉ कमीशन का जो टर्म है वो आपको ध्यान रखना है, कितना टर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे? लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसी आर्टिकल में एक बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है वो तो हम किसी और आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल का मतलब आप ये मान सकते हैं कि इंडेक्स है, नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे। तो ऐसे ही आर्टिकल 44 जो है उस पर लिखा हुआ है कि इंडिया में यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये डीपीएसपी के अंदर में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंडिया में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं जो बताए गए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से और 51 तक हैं, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में है। तो हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कवर की। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ उसको। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 25 पार्ट हैं। तो हमारे 25 पार्ट में से अलग अलग पार्ट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। उसमें से जो पार्ट 4 है उसमें डीपीएसपी के बारे में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं उनमें है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। अब इन्हीं में से एक आर्टिकल 44 है जिसमें यह बताया गया है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। दैट मीन्स कि इंडिया में फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ठीक है। क्या होते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट है, वो किसी और आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है न्यू कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफ़र से, कैट पॉलिसी से। तो ये कैट पॉलिसी किस कंट्री की है? यूएसए की है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, मोर देन सफिशिएंट है वो हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो फॉस्फोरस जिप्सम है ये एक बाई प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का।
तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है ये फॉस्फोरस जिप्सम, ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो एक पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि इस फॉस्फोरस जिप्सम के जो वेस्ट मटेरियल है इसको वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर पाएँ नेशनल हाईवेज में। ठीक है, एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के लिए। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, फिर यूज़ में जो वेस्ट बचा है उसको दोबारा रीयूज़ कर लें। ठीक है, उसको हम, वो होती है हमारी सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक पॉसिबिलिटी ढूंढ रही है कि वो फॉस्फोरस जिप्सम को कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकें नेशनल हाईवे के। और ये जो फॉस्फोरस जिप्सम है ये एक बाई प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का। जब हम फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसमें एक वेस्ट मटेरियल की तरह ये पे निकलता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडिया और गुयाना के बीच में एक एयर सर्विस एग्रीमेंट हुआ है। तो सिर्फ इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि हमें ध्यान रहे कि किस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री के साथ हम लोगों ने एक सर्विस एग्रीमेंट किया है या एयर सर्विस एग्रीमेंट किया है, या किस कंट्री के साथ एयर सर्विस एग्रीमेंट किया है, तो वो है गुयाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। ठीक है, तो सिर्फ आप इसको इतना याद रख लेना। नेक्स्ट न्यूज़ पे है एक टाइप ऑफ मॉस्किटोज। सो एनाफ्लीज स्टेफनेसी, ये एक मॉस्किटो स्पीसीज मिली है। बेसिकली ये क्या करती है, जो हमारा मलेरिया फैलाने के लिए जो दो पैरासाइट हैं जिनसे बेसिकली मलेरिया होता है मच्छर से, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये दोनों को ही ट्रांसमिट कर सकता है। ये एक ऐसा मॉस्किटो है, तो ये और ज़्यादा डेंजरस है नॉर्मल मॉस्किटोज के कंपैरिजन में, जो या तो सिर्फ प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम को ट्रांसमिट कर सकते हैं या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये ऐसा मॉस्किटो है जो दोनों को ही ट्रांसमिट कर सकता है, और ये अभी केन्या में इसके केस रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया का जो टारगेट वो है 2030। तो 2030 तक हम इंडिया को मलेरिया फ्री कंट्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ मलेरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिलेटेड है इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन। सो इंडियन ओशियन का जो रीजन है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो गुरुग्राम में रिलेटेड है। पहली तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है आपके लिए। ठीक है, तो ये सेंटर जो है 2018 में खोला गया था। ठीक है, इट एम्स टू प्रमोट मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है फॉर इंडियन ओशियन रीजन, उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी हम लोगों ने एक MOU साइन किया है, ठीक है, रीजनल कोऑर्डिनेशन कॉरपोरेशन के लिए सेशल्स के साथ। सेशल्स क्या है? सेशल्स एक इंडियन ओशियन का आइलैंड कंट्री है। ठीक है, और सेशल्स के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेशल्स में एक आइलैंड है जिसका नाम है अजम्पशन आइलैंड। अजम्पशन आइलैंड, तो ये अजम्पशन आइलैंड्स पे इंडिया अपना मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा था। तो हमारा ये न्यूज़ भी काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में रहा। अजम्पशन आइलैंड जो है वो सेशल्स का पार्ट है। सेशल्स एक इंडियन ओशियन का आइलैंड कंट्री है। ठीक है, तो इनके एक आइलैंड है अजम्पशन आइलैंड। ठीक है, क्योंकि सेशल्स बहुत सारे मल्टीपल आइलैंड से बना हुआ है कंट्री है, तो इनका एक आइलैंड है अजम्पशन आइलैंड जिस पे इंडिया अपना मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा था। तो ये भी न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले। अभी सेशल्स के साथ हम लोगों ने एक MOU साइन किया है, उसमें हम सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेंगे, और इसके लिए हमारी जो हेल्प करेगा इंडिया में वो है गुरुग्राम में जो इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है फॉर इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि कहाँ पे हमारा सेंटर लोकेटेड है, किस कंट्री के साथ हम लोगों ने MOU साइन किया है, और जो सेशल्स है उनके अजम्पशन, सेशल्स कहाँ पे है ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेशल्स के अजम्पशन आइलैंड पे हम लोग एक मिलिट्री बेस बनाना चाह रहे थे जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है हम लोगों का वो आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है करेटर से। करेटर क्या होता है बेसिकली पहले उसके लिए पहले आपको 3 टर्म जाननी पड़ेंगी। पहली है मीटियोर, दूसरी है मीटियोरॉइड, तीसरी है मीटियोराइट। ये बेसिकली क्या होती हैं? ये तीनों के तीनों रॉकी और मेटेलिक बॉडी हैं। रॉकी एंड मेटेलिक बॉडी हैं, जो क्या होता है, जो हमें हमारे स्पेस में मिलते हैं। से ये अर्थ है, अर्थ से ऊपर अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर की लेयर है। कोई भी रॉकी सब्सटेंस जो है अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है और उसका डायामीटर जो है वो जनरली 1 किलोमीटर है, 1 मीटर नॉट किलोमीटर। सो 1 मीटर अगर वो उसके साइज में उसका डायमीटर है, तो वो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है,
कोई भी ऐसा रॉकी सब्सटेंस जिसका डायमीटर अराउंड 1 मीटर तक है, मैक्सिमम 1 मीटर तक है, अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है तो हम उसको नाम देते हैं मीटियोरॉइड। ठीक है, अगर जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर कर लेता है कोई भी ऐसा रॉकी सब्सटेंस तो उसको हम बोलते हैं मीटियोर। और मीटियोर का दूसरा नाम शूटिंग स्टार भी है, जिसको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार। तो वो बेसिकली शूटिंग स्टार जो होते हैं वो मीटियोर होते हैं, वो रॉकी सब्सटेंस होते हैं 1 मीटर डायमीटर तक के, जो इंडिया के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं, सॉरी नॉट इंडिया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं। अगर वो अर्थ पे आके स्ट्राइक कर जाते हैं, अर्थ पे आके गिर जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं मीटियोराइट। जब वो अर्थ पे गिरते हैं तो वो एक गड्ढा बना देते हैं जो नॉर्मली, ठीक है। तो ये गड्ढा या तो मीटियोराइट की वजह से बनता है या फिर कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी, या फिर कोई एक्सप्लोजन होता है। तो जो ये गड्ढा बनता है या तो मीटियोरॉइड एक्टिविटी की वजह से या वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से या किसी एक्सप्लोजन की वजह से कोई बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, तो हम इसको क्रेटर बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्रेटर मिला है ली कोट क्रेटर फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर ये पूछ ले आपसे कि ली कोट नाम का एक एंशिएंट क्रेटर कहाँ पे लोकेट हुआ है, तो फ्रांस में लोकेट हुआ है। और ये तीनों टर्म आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ही एक क्रेटर, अब जैसे ये क्रेटर बनता है उसके बाद में इसमें पानी जमा हो जाता है बारिश या किसी और रीजन की वजह से, तो ये लेक बन जाता है। तो ऐसी एक फेमस लेक है जिसको बोलते हैं लोनार लेक, जो क्रेटर से बनी हुई है, और ये इंडिया के महाराष्ट्र में है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है कि लोनार लेक जो है वो क्रेटर लेक है, एक क्रेटर से बनी हुई है। क्रेटर कैसे बनता है, या तो मीटियोरॉइड अर्थ के सरफेस पे आकर टकराता है, या कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, या एक्सप्लोजन। मेनली इन तीन रीजन से क्रेटर बनता है। तो ऐसा ही एक क्रेटर अभी हमें मिला है फ्रांस में, उसका नाम ध्यान रखना है ली कोट क्लोट। और ऐसा ही एक क्रेटर इंडिया में है, महाराष्ट्र में, जहाँ पे पानी भर जाने की वजह से वो अब लेक में कन्वर्ट हो गया है, जिसको हम बोलते हैं लोनार लेक। तो लोनार लेक महाराष्ट्र की एक क्रेटर लेक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में है कनाडा सुपर पिग। कनाडा में एक सुपर पिग मिला है, नोट मिला है, मतलब कनाडा ने एक सुपर पिग क्रिएट किया था जो भी अभी रिसेंटली स्पोर्ट किया गया यूएसए में। ये सुपर पिग क्या होता है, ये क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। डोमेस्टिक पिग की और वाइल्ड बोर जो है उनकी क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है सुपर पिग। तो सुपर पिग अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी कंट्री का है, तो वो कनाडा का है। क्यों बनाया गया है, ताकि ये सब जीरो टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। सब जीरो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं सब जीरो टेम्परेचर। तो सब जीरो टेम्परेचर को विदस्टैंड करने के लिए एक क्रॉस ब्रीडिंग से एक पिग बनाया गया है जिसको बोलते हैं सुपर पिग। और ये सुपर पिग बना है क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक पिग और वाइल्ड बोर से। ठीक है, कनाडा ने बनाया था, लेकिन अभी रिसेंटली ये यूएस में एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कनाडा और यूएसए से रिलेटेड है। कनाडा एंड यूएसए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसमें 3 ही कंट्री हैं। सबसे ऊपर कनाडा है, देन यूएसए सैंडविच है कनाडा और मैक्सिको के बीच में। तो ये 3 कंट्री नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब कनाडा और यूएसए के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को बोलते हैं 39th पैरेलल। तो 39th पैरेलल अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो वो कनाडा और यूएसए के बीच की बॉर्डर है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं मेडिसिन लाइन। मेडिसिन लाइन, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पे कुछ लेक्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन लेक्स को हम एक वर्ड के नाम के हेल्प से याद रखेंगे, होम्स की हेल्प से। तो होम्स नाम की लेक है। होम्स में एच जो है वो है ह्यूरियन। ह्यूरियन उस लेक का नाम है। एक लेक का नाम है ह्यूरियन, एक का नाम है ओंटेरियो, एक का नाम है मिशिगन। ठीक है, इरिक, ERIE, और एक का नाम है सुपीरियर। ठीक है, तो ये 5 लेक हैं कहाँ पे, कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पे हैं ये। ठीक है, होम्स नाम से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इनको सुपर लेक्स ऑफ यूएसए भी बोला जाता है। अब यहाँ पे जब हम लेक्स पढ़ रहे हैं तो ये भी हम देख लें कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक जो है वर्ल्ड की, उसका नाम है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, ठीक है। तो आपको ये देखना है कैस्पियन सी के चारों तरफ जो कंट्री हैं वो कौन सी है। उनको एक वर्ड के नाम से आप याद रख सकते हो, वर्ड है तारिक।
ठीक है। अब इस तारीख में टी क्या है, ए क्या है, आर क्या है, आई क्या है, के क्या है, ये आपको खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो कैस्पियन कंट्री, ये पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, कैस्पियन कंट्री को, कैस्पियन सी को कौन सी कंट्री जो है वो उसके चारों तरफ कौन सी कंट्रीज है। ठीक है। और कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट लेक है, आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट लेक जो है वो सुपीरियर है वर्ल्ड की। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। और एक ध्यान रखना है, रसिया में एक लेक है जिसका नाम है बैकाल, बैकाल। ठीक है। वो डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इस आर्टिकल से रिलेटेड डिस्कस की, या और क्या जो भी स्टैटिक हो सकती थी वो डिस्कस की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे है मैड काउ डिजीज। ये जो मैड काउ डिजीज है इसको हम बोलते हैं बोवाइन स्पोंगिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है। ये बेसिकली एक डिजीज होती है जो काउज में मिलती है। ठीक है। बहुत ही फैटल है। ठीक है। मैड काउ डिजीज। तो ये अभी बेसिकली क्या हुआ है कि ब्राज़ील में वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जो बीफ का, तो वहाँ पे टेम्परेरी सस्पेंशन लग गया है चाइना की तरफ से कि वो बीफ एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे ये मैड काउ डिजीज़ मिली है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन ब्राज़ील से रिलेटेड देख लेते हैं। ब्राज़ील, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया। ठीक है। ब्राज़ील में अमेजोन नाम की एक रिवर है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है तो वो अमेजोन रिवर है। अगर ये पूछा जाए लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की, तो लॉन्गेस्ट है नाइल रिवर। नाइल रिवर जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका। ठीक है। अमेजोन रिवर जो है वो ब्राज़ील में है बेसिकली, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। ठीक है। ब्राज़ील में ही आपको मिलेंगे अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और ब्राज़ील अभी न्यूज़ में था मैड काउ डिजीज़ को लेके। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिलेटेड है नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज स्कैन से रिलेटेड, स्कैन एंड सर्विसेज। तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड सर्विसेज क्या है बेसिकली, इस सर्विस से पेपरलेस और इंस्टेंट टोकन जनरेशन हो जाता है, ताकि जहाँ कहीं पे भी अगर हमें ओपीडी में जाना है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना हो तो वो इजी हो जाता है। तो बेसिकली हमारी हेल्थ जो सर्विस हैं, हेल्थ सर्विस को डिजिटलाइज बनाने के लिए, उनको डिजिटलाइज करने के लिए ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड सर्विस चलाया गया था। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। और ये पार्ट था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पार्ट था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड शेयर। और ये क्या काम करता है, ये डिजिटलाइज करता है बेसिकली हमारे हेल्थ सिस्टम को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो पहला इंपॉर्टेंट तो यही है, आपको ये पता होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो आसाम के अंदर है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये क्या होती हैं, इनको हम फिर किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आसाम में है। और इम्पोर्टेंट क्यों है ये, वन हॉर्न राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो मिलता है यहाँ पे, और इस पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार। ठीक है। तो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो न्यूज़ में है वो है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, जिसने रिलीज़ किया है अभी सेकंड एडिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022। तो आपको एक चीज़ तो यही पता होनी चाहिए कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 किसने दिया है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने दिया है, इस इंस्टीट्यूट ने दिया है। ये इंडेक्स इंडिया से रिलेटेड है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंडेक्स का नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स। हमें ध्यान ये रखना है, वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है और उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे है लार्ज स्टेट की कैटेगरी में। ठीक है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिलेटेड है जाइलाजीन से रिलेटेड। ये जाइलाजीन क्या है, ये एक डेंजरस मिक्स है फिंटेनाइल एंड एनिमल ट्रैंक्विलाइजर्स का। तो एनिमल ट्रैंक्विलाइजर और फेंटानाइल का एक डेंजरस मिक्स है जाइलाजीन। तो जाइलाजीन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि किससे मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है। तो ये यूएस में सोल्ड हो रहा था अभी, तो इसको बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना आप कि एक एनिमल ट्रैंक्विलाइजर है। ठीक है। सिर्फ जाइलाजीन के बारे में अगर पूछ लिया जाए ये न्यूज़ में था तो ये क्या है, ये एक एनिमल ट्रैंक्विलाइजर है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है।
ट्रैंकुलाइजर बेसिकली पेन और एंजाइटी को कम करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे है हमारा माइक्रोमेटेरॉइड। मीटियोरॉइड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो माइक्रोमेटियोरॉइड इज स्मॉल स्पेस रॉक दैट वेट लेस देन 1 ग्राम, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कूलेंट लीकेज ऑफ स्वेज MS-22 कैप्सूल। ये जो स्वेज MS-22 कैप्सूल है, इसमें कूलेंट लीकेज हुआ था अभी, तो उस कूलेंट लीकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था ये एक माइक्रोमेटेरॉइड जो इससे टकरा गया था, जिसकी वजह से इसमें कूलेंट लीकेज हो गया था। और ये स्वेज MS-22 कैप्सूल किसका है? ये रसिया का है। तो रसिया का ये एक स्पेस कैप्सूल है जिसमें कूलेंट लीकेज हुआ था, अभी एक माइक्रोमेटियोरॉइड इससे टकरा गया था उसकी वजह से, ठीक है। और यहाँ पे इसी आर्टिकल में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का डिस्कस है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस में हम कई सारे हेडक्वार्टर कर चुके हैं। एक हमने पेरिस में किया था OECD का हेडक्वार्टर है, एक हमने पेरिस में किया था यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, एक हमने पेरिस में किया था FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और एक USA में हो गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर। तो ये सारे हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखने हैं। इन्होंने डिफाइन किया हुआ है मीटियोरॉइड को, इज यूज टू डिस्क्राइब एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट that is found to be moving in the space while being less than 1 मीटर in size। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 1 मीटर लेस देन साइज का कोई भी आर्टिकल अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है तो हम उसको बोलते हैं मीटियोरॉइड। अगर वो अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है तो हम उसको बोलते हैं मीटियोर, और अगर वो अर्थ पे आके गिर जाता है तो हम उसको बोलते हैं मीटियोराइट। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिलेटेड है USA एंड साउथ कोरिया से। सो USA जो है वो साउथ कोरिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मिलिट्री के केस में, मिलिट्री प्रोटेक्शन या मिलिट्री इक्विपमेंट देने में। तो USA एंड साउथ कोरिया रिसेंटली कंक्लूडेड इस साइमुलेटेड टेबल टॉप एक्सरसाइज जिसका नाम है DSC-TTX। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो DSC-TTX नाम की जो एक एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुई है? USA और साउथ कोरिया के बीच में हुई है, ठीक है। इससे पहले USA ने साउथ कोरिया को एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दिया था, थार्ड, जिसके बारे में UPSC ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि थार्ड नाम का जो ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये किसका है? ये USA का है। और किसको दिया था इन्होंने? साउथ कोरिया को दिया था। बेसिकली साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया हमेशा थ्रेटन करता रहता है न्यूक्लियर अटैक के लिए, ठीक है। तो इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए मल्टीपल इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है यूनाइटेड स्टेट। तो उसमें से एक इक्विपमेंट था थार्ड, जिसका नाम था थार्ड, जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPSC में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो ये हमारा मार्च का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर था, फर्स्ट पार्ट था मार्च का करंट अफेयर का, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम बाकी बचा हुआ जो मार्च का करंट अफेयर है वो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।